तो हमारा पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके लॉन्ग के उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर किस प्रकार पड़ा। क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि 1789 ईस्वी में, जैसा मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था, कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका जो प्रभाव है वो यूरोप के दूसरे देशों पे क्या पड़ा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एक लाइन कंपलसरी वे में, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर निम्नलिखित रूप में पड़ा। अब पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। तो इसमें कहने का मतलब है कि सबसे मेन इफेक्ट हमारा इसमें प्रभाव क्या हुआ कि इस क्रांति ने जो यूरोप में सदियों से पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही थी, पुराने रीति रिवाज, उनको खत्म कर दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना था। तो जो मध्यकालीन समाज में सामंती व्यवस्था प्रयोग हो रही थी, तो इस क्रांति के माध्यम से उसका भी अंत हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1989 ईस्वी मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो ये जो फ्रांस में जो 1789 में 27 अगस्त को मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, या जो फ्रांस की क्रांति सफल हुई थी 1789 में, इसका सबसे मेन जो था वो क्या था कि मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बहुत, मतलब वहां पे लोग आजाद नहीं थे, स्वतंत्र, स्वाधीनता का मतलब होता है स्वतंत्र नहीं थे, तो उनकी स्वतंत्रता के लिए बहुत ही प्रयास किए गए। इस तीसरा पॉइंट है हमारा, इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांतियों का सूत्रपात हुआ। तो कहने का मतलब है कि इससे जो फ्रांस की क्रांति 27 अगस्त 1989 की हुई, इसने काफी दूसरे देशों में क्रांति का विकास किया, वहां पे लोगों की भावनाओं में विकास हुआ, और वहां के भी लोगों मतलब दूसरे देश के लोगों में भी ये मतलब मन में भावना उत्पन्न हो गई कि हम भी किसी के गुलाम बन के क्यों रहे, हम भी स्वतंत्र रह सकते हैं जिस प्रकार सभी रहते हैं। उसके बाद इसमें पांचवा पॉइंट हमारा है, क्योंकि लॉन्ग का क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया, ये 200 से 250 शब्दों के बीच में होना चाहिए। अगर आपको और भी अच्छा आता है तो आप इसको और भी अच्छा बना के लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें धर्मनिरपेक्ष जो राज्य की अवधारणा की अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकेंगे, किसी को किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। फ्रांस की क्रांति हुई उसी समय ईसाई मिशनरियां भी वहां पे आ गई और अपने धर्म के लिए भी काफी कोशिश की, प्रसार की। उसके बाद हमारा 6 नंबर पॉइंट है, इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस क्रांति ने क्या किया, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। 7वां पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। तो फ्रांसीसी क्रांति ने जो मानव जाति को है वो समानता की, सब लोग समान रहे, सब लोग स्वतंत्र रहे और सभी लोग भाई बंधु आपस में मिलजुल के रहे, इस चीज का नारा दिया था। तो हमारा 8वां पॉइंट है, इस क्रांति ने इंग्लैंड तथा आयरलैंड अन्य यूरोपीय देशों की जो विदेशी नीतियां थी उनको भी प्रभावित किया, उस पर भी काफी अपना इफेक्ट डाला। कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा का स्त्रोत थी। तो कुछ विद्वानों का कहना यह भी था कि जो फ्रांस की क्रांति है वो एक समाजवादी धारा, कि समाज के लोगों ने अच्छी तरह से सोचना प्रारंभ कर दिया है, उसी का एक ये स्त्रोत थी, क्योंकि इसने समानता का सिद्धांत प्रतिपादित कर समाजवादी व्यवस्था का मार्ग भी खोल दिया था। तो ये हमारे कुछ इसके परिणाम थे। इस क्रांति के फलस्वरूप क्या क्या हुआ, फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा, सैनिक गौरव के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। तो ये हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन पहला था वो खत्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा बार लिख के कॉपी पे नोट करके याद कीजिएगा। तो हमारा जो आज के सेगमेंट का यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग का, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे और कब हुआ, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको आंसर को हम कैसे लिखेंगे, पहले ये देखेंगे। तो उत्तर संख्या जो होगी वहां पे उसके हिसाब से डालेंगे, लिखेंगे सन 1848 में। जब किसी सन से या किसी वैसी चीज से हम शुरुआत करते हैं तो सामने वाले एग्जामिनर को लगता है कि हमें अच्छा नॉलेज है, तो हमें हमेशा एक आध सन अच्छे से याद रखने हैं चीजों से रिलेटेड, वो भी बिल्कुल सही सही। तो आंसर अब देखते हैं, आंसर में क्या बताया गया है। सन 1848 ईस्वी के यूरोप में राष्ट्रवाद का स्वरूप बदलने लगा था और यह जनतंत्र का एवं क्रांति के सैलाब से दूर हो गया था। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। तो कहने का मतलब है कि 1848 जब आया तो धीरे धीरे यूरोप का पूरा जो स्वरूप है वो बदल गया था, और क्रांतिकारियों का जनसैलाब, मतलब देश के कोने कोने से लोग एकजुट हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे, और उनमें जनसैलाब सा एक उत्पन्न हो गया था।
उतनी भयावह थी। इस प्रक्रिया के बाद इटली तथा जर्मनी राष्ट्र राज्य बन सके थे। पहले इटली तथा जर्मनी अलग-अलग देश मतलब सॉरी एक में थे, लेकिन बाद में ये दो देशों के रूप में अलग-अलग अपना अस्तित्व प्राप्त किए। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में घर कर गई थी। उन्होंने सन 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न भागों को जोड़कर एक निर्वाचित सांसद द्वारा शासित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयत्न किया था, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और खोज की शक्ति ने मिलकर दबा दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय लोग मतलब जितने लोग जर्मनी के जो लोग एक एक घर में रहते थे उनके दिलो दिमाग में ये बैठ चुका था कि अब हमें किसी का गुलाम बन के नहीं रहना है, हमें अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग करना है, अपने हिसाब से करना है। इसीलिए विभिन्न भागों में निर्वाचित सांसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया गया, जो कि आगे चल के सफल भी हुआ। यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की शक्ति ने मिलकर दबा दी। तो जर्मनी के लोग प्रयास कर रहे थे क्योंकि फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव इस पे पड़ा ही था। लेकिन ये क्या कहते हैं कि सब जो फौज होती है और किसी देश की राजशाही व्यवस्था होती है वो दोनों काफी ताकतवर होते हैं। उन सभी ने मिलकर इन लोगों को काफी दबाने की कोशिश की, जिनका प्रजा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। और इन सभी का जो प्रजा के बड़े भूस्वामी थे जिनके पास जमीन जायदाद बहुत ही ज्यादा होती थी, उन लोगों ने भी काफी अच्छे से साथ दिया और समर्थन किया। उसके पश्चात प्रजा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन की बागडोर संभाली। तो उसके बाद प्रजा ने खुद ही जो ये एकीकरण का प्रोसेस चल रहा था, प्रक्रिया चल रही थी, सब एकजुट, तो सब लोगों ने खुद को मतलब योग्य घोषित किया कि हम ही लोग सब लोग हैं और हमारे सबके हिसाब से सब काम होगा। उसका मंत्री प्रमुख ऑटो वन बिस्मार्क इसे प्रक्रिया का जनक कहा जाता है। तो इसीलिए कि जर्मनी में एकीकरण का जनक या जर्मनी में क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है, क्योंकि इसी ने ये उसका मंत्री था या सेनापति था, जो भी हम कह सकते हैं, इसी ने चीजों को एकजुट किया और सबको नई राह दिखाई और अपने मार्ग की ओर मार्गदर्शन दिया। 7 साल के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा को विजय प्राप्त हुई। तो जब जर्मनी की और इटली एक में थे, जिसे प्रसा के नाम से जाना जाता था, तो वहां पे डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से युद्ध हुए, तीनों में उन्होंने विजय प्राप्त की, क्योंकि उस समय पूरा देश एकजुट हो चुका था। और वहां पे इसी दौरान एकीकरण की भी प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ जिसमें प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब क्या था, प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व के दर्शन जर्मनी में उसके राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हुए। तो इसमें एक चीज और आंसर में बताई गई कि 1871 में वर्साय में एक संधि हुई या एक समारोह हुआ, वहां पर जो प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम, उनको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया और उन्हें अलग राष्ट्र दे दिया गया। उसके बाद क्या था, नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, अब भाई नए राज्य का जन्म हुआ है तो वहां की मुद्रा अलग होगी, नई व्यवस्थाएं होंगी, आधुनिक चीजों का आवागमन होगा, कानूनी प्रक्रिया भी अलग होंगी। तो इन सब चीजों के एक मॉडल बने जो शेष जर्मनी पे लागू होते थे। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी के लिए इतना ही, इन 2 क्वेश्चनों को याद करिए। उसके बाद अभी आगे के जो ये लेसन है वो आज पूरा कवर करा दिया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघु हो, चाहे लघु हो, सभी को करा दिया जाएगा। बाकी जानकारी पसंद आई हो तो इसको 100 बार लिख के याद करें। चाहे